Good morning. Again, we are going to start our demand analysis topic. In this topic or in this chapter in today's class, we study law of demand. We study what is the meaning of law of demand, then important facts about the law of demand, its assumptions, and then explanation of the law of demand with the help of a schedule and then diagram. First we discuss law of demand. हिंदी के अंदर बोलते हैं मांग का नियम. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड शो दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. लॉ ऑफ डिमांड किसी कमोडिटी की प्राइस और डिमांड के बीच के इनवर्स रिलेशन को शो करता है व्हाइल ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. इट मींस अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है हम उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड से. लॉ ऑफ डिमांड हमारे को बताता है कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा हो जाता है और प्राइस अगर ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है. सो इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड प्लीज रिमेंबर दैट ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. अब इसका क्या मतलब है? हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में जो चेंज होगा हम उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं. हम कहीं पर भी अदर फैक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे. सो लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. व्हाट इज द मीनिंग? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. बार बार हम कह रहे हैं अदर फैक्टर जैसे कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, expectation of change in price in near future, taste, nature, habits of the consumer, जितने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे. हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स. मतलब जो हमारी कमोडिटी की डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे. और बाकी सारे फैक्टर हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ डिमांड. नाउ वी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. What are the important facts? Inverse relationship. जैसे मैंने आपको बताया law of demand shows inverse relation between price of a commodity and its quantity demanded. Law of demand price और डिमांड के बीच के inverse relation को शो करता है. क्या बता रहा है ये? Inverse relation between price of a commodity and its quantity demanded. Number 2, qualitative not quantitative. इसको आप समझें. लॉ ऑफ डिमांड क्या हमारे लिए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. मतलब वो बताता है कि प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा होगी, पर कितना होगा इसका मेजरमेंट नहीं करता. जैसे मान लीजिए हम कहते हैं किसी कमोडिटी की प्राइस 20% कम हो गई, अब उसकी डिमांड कितनी इंक्रीज होगी? 20% के इक्वल इंक्रीज होगी, 20% से ज्यादा इंक्रीज होगी या 20% से कम इंक्रीज होगी. वी स्टडी will not study law of demand. law of demand से इतना बताता है कि प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगा, पर कितना होगा उसको एक्सप्लेन नहीं करता. सो लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. एंड लॉ ऑफ डिमांड डजंट शो एनी प्रोपोर्शनल रिलेशन. अगर मान लीजिए प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, अब कितने परसेंट में डिमांड चेंज हो रहा है उसके किसी प्रोपोर्शनल रिलेशन को ये शो नहीं करता. और एक और इंपॉर्टेंट बात, लॉ ऑफ डिमांड वन साइडेड कंसेप्ट है. मतलब ये प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में जो चेंज है उसके इफेक्ट को शो करता है, उसको इन्वर्स नहीं कर सकते. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो रिलेशन प्राइस और डिमांड में है वो रिलेशन डिमांड और प्राइस में होगा. अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, ऐसा नहीं होता. डिमांड बढ़ने पर प्राइस बढ़ जाता है. तो वन साइडेड कंसेप्ट है कि हम प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, हम डिमांड और प्राइस की बात नहीं करेंगे. नाउ वी सी इट विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम. हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी शेड्यूल लिया है which show the relation between price of a commodity and its demand. As price decrease, its demand is increase. क्या बता रहा है ये? प्राइस और डिमांड के बीच का इनवर्स रिलेशन. जैसे प्राइस कम हो रहा है 50, 40, 30, 20, 10 तो इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है 100, 200, 300, 400, 500. So it shows inverse relation between price of a commodity and its quantity demanded. Now we again explain it with the help of the diagram. In the diagram of x-axis we take demand, on y-axis we take the price. मैंने आपको कल भी बताया था सर प्राइस लेते हैं तो आप दो लाइन छोड़ के 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50 तो 10 लाइन्स पर आपके 50 तक का प्राइस आ जाएगा.
और जब एक्स पर आप डिमांड ले रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग लगभग 2 सेंटीमीटर पे 100 ले लीजिए, फिर अगले 4 सेंटीमीटर पे 200, 6 सेंटीमीटर पे 300, 8 सेंटीमीटर पे 400 और 10 सेंटीमीटर पे 500. And with the help of this scale, you can draw the demand curve. When price is 50, demand 100, price 40, demand 200, price 30, demand 300, price 20, demand 400, price 10, demand 500. So it shows inverse relation between price and demand. हम चाहे तो इसको डॉटेड लाइन से बता सकते हैं, इस तरीके से देखिए प्राइस 50 में डिमांड कितनी है 100, प्राइस 40 में डिमांड कितना है हमारे लिए 200, प्राइस 30 में डिमांड कितना है 300, प्राइस 20 में डिमांड कितना है 400 और प्राइस 10 पर डिमांड है हमारा 500. So we can also explain it with the help of dotted line. So we can explain law of demand with the help of schedule and diagram. Now we come to the one important topic, its assumptions. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है हमारे को प्राइस और डिमांड के बीच का इनवर्स रिलेशन, और जो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट है उसमें काम में लिया था व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. अबे अदर फैक्टर कौन से हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं प्राइस और डिमांड. व्हाट आर द assumption ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड. पहला प्राइस कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट. अगर कंज्यूमर का इनकम दिया हुआ है और कैसा रहता है वो कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता. अब सपोज कीजिए अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो ज्यादा प्राइस पर भी वो ज्यादा डिमांड कर लेगा और हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाएगा. तो हम क्या assumption लेके चलते हैं दैट कंज्यूमर इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट. नॉट ओनली कंज्यूमर इनकम, इवन इट्स वेल्थ में, स्टेट में, उसके या बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. अगर मान लेते हैं कंज्यूमर इनकम चेंज नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट होगा. नंबर 2, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. First question, what are substitute goods? Substitute goods are those goods which can be used in place of each other and they give us same level of satisfaction. तो substitute goods के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा. जैसे मान लीजिए हमारा कमोडिटी है पेप्सी, उसका सब्स्टिट्यूट है कोका कोला. अब पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, और कोका कोला का प्राइस उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर भी उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. मान लीजिए पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गए, पेप्सी मान लीजिए 50 रुपीज की आती है, 50 से 60 हो गई, और कोका कोला 50 का आता है तो 50 से 70 हो गया. तो क्या होगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? उसकी जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसका प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो गया. तो मैं क्या assumption लेके चलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड के केस में जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं होगा. सिमिलरली नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होगा तब भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बात करते हैं बाइक एंड पेट्रोल. बाइक और पेट्रोल हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब द गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ए वांट. जो किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ काम में लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी. हालांकि मान लीजिए बाइक की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है, बट पेट्रोल का प्राइस राइज हो गया तो बाइक की डिमांड कम हो गई. तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कह रहा है कि जब प्राइस किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तभी उसकी डिमांड कम होगी, मगर यहाँ पर तो सेम प्राइस पर डिमांड कम हो रही है. क्यों? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है. तो हम यहाँ पर assumption लेकर के चलेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनकी प्राइस के अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. देयर प्राइस रिमेन कांस्टेंट. इन द सिमिलर वे नो चेंज इन क्लाइमेट, सीजन, वेदर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होता है तो कंज्यूमर कई बार ज्यादा प्राइस पर भी डिमांड कर लेगा. जैसे मान लीजिए विंटर सीजन आने वाला है, ठीक है, अब विंटर सीजन में क्या होगा, किसी पर्सन को वुलन क्लॉथ चाहिए, अब क्या करेगा वो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट और प्राइस ज्यादा हो तभी डिमांड करेगा क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हो गया. अब इसके अपोजिट जो कॉटन क्लॉथ है उनकी डिमांड कम हो जाती है. अगर मान लीजिए विंटर सीजन में कॉटन क्लॉथ की प्राइस कम हो गया तभी कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा उसकी. क्यों? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट से नहीं है. तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सीजन. इन द सिमिलर वे एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो मैं क्या मान के चलेंगे नो चेंज.
नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। मान लीजिए कमोडिटी 50 रुपीज की है, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में वो 60 की हो जाएगी, तो कंज्यूमर क्या करेगा, सेम प्राइस पर ज्यादा डिमांड करेगा। कि मान लीजिए उसका प्राइस 50 सेंट की जगह 55 हो गया, और हमारे को लग रहा है आने वाले टाइम में 80-90 रुपीज तक हो जाएगा, तो कंज्यूमर बड़ी हुई प्राइस पर भी ज्यादा डिमांड करेगा। तो हमने क्या एज्यूम करा यहाँ पर, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। इन द सिमिलर वे देयर इज नो चेंज इन टेस्ट, नेचर, टाइम, हैबिट्स एक्सेट्रा ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट, नेचर, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशन, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये सभी कहने के हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है किसमें चेंज होगा, सिर्फ प्राइस में, और प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज होगा, और बाकी सारे फैक्टर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। देयर रिलेशनशिप इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड व्हिच शोस इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। In the next class we study why does the law of demand operate and what are the exception of law of demand. Law of demand operate क्यों होता है, उसके exceptions क्या है, we study all this in the next class and I will also send you notes of this demand analysis chapter. Thank you.